नमस्कार। दिवाली की छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन धमाकेदार खबरें आती रही, चाहे वो इंडिया का पाकिस्तान को रोमांचक रूप से हराना हो, चाहे भारतीय मूल के ऋषि सुनक का ब्रिटिश प्रधानमंत्री बन जाना। क्या थी वो गलत आर्थिक नीति जिसके द्वारा लिज ट्रस को रिजाइन करना पड़ा? पाकिस्तान पर क्यों है $136 बिलियन का कर्जा, और क्या थे वो आर्थिक प्रतिबंध जो अमेरिका ने रशिया पर लगाए थे? आइए देखेंगे इस पूरे वीडियो में, अंतिम तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं रशिया के सनक से ऋषि सुनक तक विश्व कैसे आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है और भारत की उसमें क्या संभावनाएं हैं। आइए देखते हैं। तो सुनेंगे, रशिया यूक्रेन वॉर से अपन शुरुआत करते हैं। कोई भी जो युद्ध होता है वो जान माल की हानि करवाता है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है। 1914 में हमने प्रथम विश्व युद्ध में देखा था कि जितने देश पार्टिसिपेट किए थे प्रथम वर्ल्ड वॉर में, उनका इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा हुआ। इकोनॉमिक लॉस मतलब मुद्रा उनकी नीचे गिरी, और जितनी मुद्रा छापते थे उतना ही अनुपात में सोना भी रखते थे। मुद्रा नहीं रही तो सोना भी नहीं रहा। एक समय ऐसा आया कि 75% विश्व का सोना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाथ में था, और अमेरिका ने इसका बढ़िया फायदा उठाते हुए विश्व के सभी देशों को एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि आप गोल्ड से अपनी करेंसी को लिंक करते हो, गोल्ड से 75% विश्व के गोल्ड से हमारी यूएस डॉलर करेंसी लिंक्ड है, क्यों ना आप अपनी करेंसी को हमारी करेंसी के साथ में लिंक कर दो। जितने देश माने उन्होंने जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन किया और उसके द्वारा अपनी मुद्रा को यूएस मुद्रा से जोड़ लिया। बात यहाँ तक रहती तो फिर भी ठीक थी, लेकिन 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन के आने के बाद उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया, और तब यूएस का जो डॉलर था वो टॉप पर आ गया। अब देशों की मजबूरी थी कि उनको यूएस डॉलर की हेजीमनी, उसकी सत्ता मानना पड़ता था। अब आप बात समझिएगा कि किस प्रकार से यूएस डॉलर की हेजीमनी बनी। मैं एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि मान लीजिए एक इंडियन व्यक्ति है जिसको चाइना से मोबाइल चाहिए, उसके पास देने के लिए रुपए हैं, लेकिन जो चाइना का जो मोबाइल सेलर है, विक्रेता है, उसको युआन में पैसे चाहिए, क्योंकि चाइना की जो करेंसी है वो युआन है। अब कैसे यहाँ पे डॉलर बीच में आता है? जो इंडियन व्यक्ति है वो रुपये देगा किसको? भारत के सेंट्रल बैंक आरबीआई को। आरबीआई उन रुपयों को डॉलर में बदलेगा और उस डॉलर को बदल के चाइना के सेंट्रल बैंक को देगा, जहां चाइना का सेंट्रल बैंक वापस उसे युआन में बदलेगा और उस मोबाइल विक्रेता को दे देगा जिसने इंडियन ग्राहक को मोबाइल बेचा है। इस रुपयों की अदला बदली को, हेरा फेरी को कन्वर्टेबिलिटी कहते हैं, और इस कन्वर्टेबिलिटी का पूरा ध्यान रखता है यूनाइटेड स्टेट्स का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, जिसको हम फेडरल बैंक भी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए $1 का 1 रुपया जो 1947 में था, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है। आज के समय में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 82.44 रुपया हो चुका है $1 का। मतलब रुपया दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है और यूएस डॉलर ऊपर चढ़ता जा रहा है। न सिर्फ रुपये के साथ बल्कि विश्व की सभी मुद्राओं के साथ ऐसा हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसमें यूएस डॉलर की हेजीमनी सामने आती है। आगे हम इसके कारण और देखेंगे। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि 1973 में यूएस और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर स्विफ्ट सिस्टम बनाया। अब ये स्विफ्ट सिस्टम क्या था? स्विफ्ट सिस्टम के अंतर्गत, इसकी व्यापकता को समझिए, 200 से अधिक देश और 11,000 से अधिक बैंक इस सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं। इसको कंट्रोल करने वाला यूएस है, डॉलर के माध्यम से इसे कंट्रोल करता है। यदि हेजीमनी तक कार्यक्रम ठीक था, लेकिन रशिया और यूक्रेन की युद्ध के बाद में वेस्ट ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रशिया का पुरजोर विरोध किया, और ये पुरजोर विरोध सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहा बल्कि इकोनॉमिक भी हो गया, क्योंकि यूएस ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया। कहने का मतलब क्या है? देखिए, आज निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का समय है। हर देश दूसरे देश से व्यापार करता है, और मैंने अभी आपको बताया कि विश्व में जो व्यापार होता है वर्ल्ड करेंसी यूएस डॉलर में होता है, तो हर देश की दूसरे देश के बैंकों में डॉलर रखा हुआ है। रशिया का जो अमेरिकन बैंकों में डॉलर रखा हुआ है उसको अमेरिका ने सीज कर दिया। इसको ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए आपने बैंक के लॉकर में पैसा रखा हुआ है और बैंक का गार्ड आपको अंदर ही नहीं जाने दे रहा है। आपके पास पैसा है, फिर भी आप उस पैसे का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आज इसी हेजीमनी के कारण 60% जो रिजर्व है एवरेज, वो सारे के सारे देश यूएस डॉलर में रखते हैं, और यही कारण है कि आज जिम्बाब्वे और इक्वेडोर की जो अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई, तो वहाँ उनकी करेंसी पूरे तरीके से समाप्त हो गई है, वो यूएस डॉलर उपयोग कर रहे हैं। देखिए, ये यूएस के लिहाज से अच्छा हो सकता है, पर देश की सॉवरेनिटी के हिसाब से, देश की अधिसत्ता के हिसाब से ये गलत है, और हमको सीख लेनी चाहिए पाकिस्तान से। देखिए, पाकिस्तान के साथ में क्या हुआ है। पाकिस्तान को $136 बिलियन का कर्जा है, और मुख्यतः उसने एक कर्जा चाइना से लिया हुआ है। कारण क्या है कि उसने जो कर्जा लिया उसका उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में किया, मिलिट्री में किया, टेररिज्म, आतंकवाद को बढ़ावा देने में किया, जिसका उसे कोई रिटर्न नहीं मिला।
हालांकि उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए था? एजुकेशन में, साइंस और टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, सामाजिक क्षेत्र, सोशल क्षेत्र में, ताकि धीरे धीरे वो विकास उसको वापस भी मिलता। पाकिस्तान के ऐसा नहीं करने से आज पाकिस्तान बड़ी दुविधा में फंस गया है। डॉलर का कर्जा चुकाने के लिए उसको आईएमएफ से फिर से कर्जा लेना पड़ रहा है, और क्या पता उसे कर्जा मिलेगा भी कि नहीं, ये स्थिति आज पैदा हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा की दृष्टि से यह भारत के लिए भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इस कर्जे के बदले हो सकता है चाइना पीओके का कंट्रोल ले ले, और फिर वो सामरिक दृष्टि से भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आएगा। तो इस पूरे विश्व को इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए कि जैसे आज चाइना पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रहा है पैसे के माध्यम से, मतलब पैसे को इन्होंने हथियार बना लिया है, वेपन बना लिया है, और इस वेपन के माध्यम से वो ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि पॉलिटी और सुरक्षा यानी स्ट्रेटेजिक और पॉलिटी जो होती है एक देश की, उसको भी कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में जो पाकिस्तान के वित्त मंत्री, उन्होंने कहा था कि अपने देश के देशवासियों से उन्होंने गुहार लगाई थी कि चाय के 3 कप की जगह 1 कप पिए। इसमें बहुत गहरी बात छुपी हुई थी, क्योंकि चाय को इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है पाकिस्तान, और आज उसके पास चाय का इंपोर्ट करने के लिए जो पैसे चुकाने पड़ते हैं, वो पैसे भी उसके पास में नहीं है। तो हम अब देखते हैं कि आज हमारे सामने यूके का जो इकोनॉमिक क्राइसिस सामने आया है, जिसमें भारतीय मूल के पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो ऋषि सुनक हैं, वो प्रधानमंत्री बन करके आए हैं। तो यूएस के बारे में हम देखते हैं, जब ब्रेक्जिट हुआ, ब्रेक्जिट का मतलब है ब्रिटेन जब यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ। हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में। देखिए, संयुक्त परिवार कैसा भी हो, लेकिन थोड़ी बहुत खटपट जरूर चलती है, लेकिन जहां आर्थिक परेशानियां आती हैं, संयुक्त परिवार एक दूसरे को मिलकर के संभाल सकता है। यही हुआ है ब्रिटेन के साथ में। देखिए, ब्रिटेन के चारों ओर यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया बनाया गया था, जहां पे यूरोप के दूसरे देशों के जो लोग थे, यूरोपियन यूनियन के, आकर के जो स्किल्ड लेबर थे वहां पे काम करते थे, और वहां पे प्रोडक्शन होता था। ब्रेक्जिट के बाद क्या हुआ है कि ये जगह खाली होगी, और ब्रिटेन में इतने स्किल्ड लोग नहीं है, इतने अनुभवी लोग नहीं है कि यहाँ काम कर सके। उसके कारण क्या हुआ है? प्रोडक्शन कम हुआ है, प्रोडक्शन कम होने से डिमांड कम हुई है, और डिमांड कम होने से यहाँ मंदी आ गई है। उसके पहले जो रिफरेंडम हुआ था, जिसमें 51% से कुछ ज़्यादा लोगों ने कहा था कि हमें यूरोपियन यूनियन से अलग होना है, उस समय और ज़्यादा प्रोडक्शन कम हुआ था, आर्थिक मंदी आई थी, और इसके कारण बोरिस जॉनसन जो प्राइम मिनिस्टर बन करके आए, उन्होंने कुछ प्रयास किया, लेकिन पार्टी गेट स्कैंडल में फंसने के कारण उनको रिजाइन करना पड़ा। उनके रिजाइन करने के बाद आती है लिज ट्रस, जिन्होंने फिस्कल पॉलिसी सरकार बनाती है, राजकोषीय नीति बनाती है, जिसमें उन्होंने टैक्स कट किया। टैक्स कट इसलिए किया कि लोगों के ऊपर यदि कर कम होगा तो हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा खर्चा करने के लिए, मांग बढ़ेगी, तो धीरे धीरे मंदी घटने लगेगी। लेकिन ये सिर्फ हाई इनकम ग्रुप को फायदा पहुंचाया इस चीज़ ने, जो 45% अपनी इनकम का कर्जा टैक्स दे रहे थे, और इनको जो फायदा पहुंचा उसका फायदा आम जनता को नहीं पहुंचा। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि महंगाई बढ़ने लगी, और जहां लोगों की क्रय शक्ति क्षमता थी वो तो उतनी ही थी, और कम होती गई, और महंगाई बढ़ने लगी। और बल्कि जो एनर्जी क्राइसिस, वहां पे जो ऊर्जा का भी जो संकट चल रहा है ब्रिटेन में, उसके लिए कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया गया, और यही कारण हुआ कि उनको अपनी ये पॉलिसी वापस लेनी पड़ी, वापस से टैक्स को बढ़ाना पड़ा, और लिज ट्रस को रिजाइन करना पड़ा। इससे हुआ क्या? इससे एक चीज अच्छी हुई कि भारतीय मूल के पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक आज जो है प्रधानमंत्री बनकर के आए हैं। और विंस्टन चर्चिल की मुझे एक बात याद आती है, उन्होंने कहा था कि यदि हमने भारत को आज़ाद कर भी दिया तो भारत के जो राजनेता हैं, जो भ्रष्ट राजनेता है, वो भारत को बेच खाएंगे। आज देखिए, भारतीय मूल का एक व्यक्ति ब्रिटेन पर प्रधानमंत्री बनकर गया है, और ये साबित करता है कि भारतीयों के अंदर वो क्षमता है, वो इच्छा शक्ति है कि वो वर्ल्ड लेवल पे भी लीड कर सकते हैं। इससे हुआ क्या है, अभी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनक जी की बात हुई है, तो बाइलेटरल टॉक्स के माध्यम से जो मुक्त व्यापार समझौता है हमारे बीच, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, जो बोरिस जॉनसन के समय शुरू हुआ था, उसको वापस से शुरू करने की बात की जा रही है, और उसको एक नया रूप देने की बात की जा रही है, उसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है, जो कि बातचीत रुक गई थी बोरिस जॉनसन के समय में। तो दूसरी चीज़ है, ऋषि सुनक जी ने कहा है कि हम डिफेंस में बहुत बड़ी बात कही है, और टेररिज्म को कंट्रोल करने में एक साथ बात करेंगे। अभी जो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो यहाँ भारत में ही है टेररिज्म के लिए, और अभी जो बाली इंडोनेशिया में G20 समिट होने वाली है, वहाँ भारत और यूके के पास में एक अच्छा मौका है कि एक अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेकर के जाएं G20 समिट के अंदर, ताकि पूरे विश्व के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो सके। अब देखते हैं हम आगे, हम बात करेंगे
भारत की कि भारत के लिए हमारे पास क्या संभावना है आगे, जब विश्व आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है भारत कैसे इसमें संभावनाएं ढूंढे। तो सबसे पहले तो भारत की परेशानियां देखते हैं। देखिए कहीं ना कहीं यूएस डॉलर से भारत की मुद्रा भी लिंक्ड है और इसका सीधा सीधा असर उसे पड़ा है। देखते हैं हम कैसे। सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, हम आयात बहुत करते हैं, निर्यात उस लेवल पे हमारा नहीं बढ़ पाया है। तो हमारा जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी जो हमारा बचत है वो हमारे पास नहीं है और हम डेफिसिट में चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं, देखिए भारत 85% जो कच्चा तेल है वो दूसरे देशों से मंगाता है, उसमें सबसे सेकेंड लार्जेस्ट जो हमारा इंपोर्टर है वो रशिया है। और रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद में ऑयल की जो प्राइजेज हैं, तेल का जो दाम है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरी चीज़ 50% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो भी हम रशिया से मंगाते हैं। एक तो रशिया के ऊपर इतना सैंक्शन लगा हुआ है, ऊपर से तेल महंगा हो गया तो हमको ज़्यादा डॉलर देना पड़ रहा है और $1 के बदले ज़्यादा रुपया देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस महंगाई में, विश्व की आर्थिक मंदी में भारत को भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी पहली बात, सबसे लास्ट बात जो मैं कह रहा हूँ वो है यूएस मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ये देखिए हर जो बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है देश का, अपनी अपनी मौद्रिक नीति बनाता है। वो मौद्रिक नीति बना करके या तो मंदी को कंट्रोल करता है या तो महंगाई को कंट्रोल करता है। लेकिन आज देखिए यूएस ने क्या किया था कोरोना के समय में, केयर्स एक्ट के अंतर्गत हर वयस्क के खाते में $1200 रुपए डाले थे और इंटरेस्ट रेट को, अपनी ब्याज दरों को भी बहुत कम कर दिया था। लोगों ने खूब पैसा लिया, मांग बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो फिर महंगाई भी बढ़ी। अब इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वो क्या कर रहा है, अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है ताकि लोगों की मांग कम हो, लोग कम पैसा लें और धीरे धीरे महंगाई कम हो। इस महंगाई का असर न सिर्फ यूएस में हुआ है बल्कि पूरे विश्व में हुआ है। कैसे? ये देखिए यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, जो पूरे विश्व में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने क्या किया है, अब वो दूसरे देशों से, भारत से भी पैसा निकाल के ले जा रहे हैं और भारत से कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है क्योंकि उनको वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मतलब आप मान के चलिए कि एफडी 5 लाख की है तो उसमें यहाँ पे 6 लाख रुपए मिल रहा था तो वहाँ 7 लाख 8 लाख रुपए मिल रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे। तो ये भी भारत को एक नुकसान हुआ है। तो इसके सॉल्यूशन क्या है? अब भारत जो है वो यूएस डॉलर को बेचने का प्रयास कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से सोना खरीदने की कोशिश कर रहा है और बहुत सारे सामान खरीदने की कोशिश कर रहा है क्योंकि डॉलर पे हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, रुपये को हमको मजबूत करना है। दूसरा प्रयास हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे नॉन रेसिडेंट इंडियन है, एनआरआई के खाते में हम इंटरेस्ट रेट कम करके खूब सारा रुपया डालें ताकि वो डॉलर बेच करके हमसे रुपया खरीदें। जब वो डॉलर बेच करके हमसे रुपया खरीदेंगे तो डॉलर की मांग घटेगी, रुपये की मांग बढ़ेगी। तीसरे नंबर पे हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है। बार बार जो मैं कहता हूँ सेकेंडरी सेक्टर में हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मेक इन इंडिया को और ज़्यादा ग्रोथ करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हमारा इंपोर्ट कम हो तो और हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकें। और सबसे बड़ी बात, कोविड के बाद में जो टूरिज्म हमारा कम हुआ है, तो जो लोग बाहर से आते थे वो यूएस डॉलर लेके आते थे, तो हमें टूरिज्म को भी वापस से बढ़ाने की ज़रूरत है। और भारत के पास में आज एक बहुत बड़ी उम्मीद है। अभी 2 घंटे पहले रशियन जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन साहब ने ये कहा है कि भारत और रशिया के बीच में जो व्यापार है, खासकर उन्होंने कहा है जो कृषि खाद्य का व्यापार है वो लगभग 7.6 गुना बढ़ा है और बहुत ज़्यादा रशिया और भारत के बीच में अब सामरिक संबंध बढ़ रहे हैं, डिफेंस संबंध बढ़ रहे हैं, अब इकोनॉमिक संबंध भी बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं रशिया का भी अब यूएस डॉलर से मोह भंग हो रहा है। तो भारत के पास एक बहुत बढ़िया मौका है कि यूपीआई जो हम और आप यूज़ करते हैं, पेटीएम के माध्यम से, फ़ोन के पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, आज 10 से ज़्यादा देश इसको यूज़ कर रहे हैं और अभी लास्ट महीने लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये विश्व में सबसे ज़्यादा है और ऐसा माना जा रहा है कि $1 ट्रिलियन के आसपास 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई भारत में इसको मैनेज करती है और अब ये विदाउट इंटरनेट, बिना इंटरनेट के भी संचालित होगा। रशिया से भी बात चल रही है ताकि रशिया भी हमारी यूपीआई को अपनाए और आज रशिया और इंडिया के पास एक नया मौका है फिर से सुपर पावर बनने का। और आज भारत को अपनी मुद्रा पे विश्वास दिलाना पड़ेगा। जैसे लोगों को यूएस डॉलर पे स्टेबिलिटी थी, विश्वास था, आज भारत को अपने रुपये पर विश्वास दिलाना पड़ेगा और धीरे धीरे भारत एक सुपर पावर के रूप में उभरेगा। जय हिंद, जय भारत।